हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि एटम की जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होती है। अब देखो, एटम की जो स्ट्रक्चर है ना, उसको डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ जो है प्रिंसिपल या थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं। कुछ थ्योरी में क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसके ड्रॉबैक हम लोग पढ़ेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, थ्योरी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसके ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरी जो है क्यों फेल हो गई या क्यों वो थ्योरी जो है कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो इस चैप्टर में सबसे जो है मेन वर्ड आ रहा है एटम। ओके, अब देखो एटम के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से क्या होता है, फॉर्म होता है। ये किसने कहा था, डाल्टन की थ्योरी हमने एक्सप्लेन की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होता है। ठीक है, और इस स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग, एटम। ठीक है, अब एटम जो है, यहाँ जो वर्ड आपको दिख रहा है ना एटम, ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एटम का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। Which meaning that A is not and term is divisible. Okay, so understand what is the meaning of atom. The meaning of atom is A is not and term is divisible. Okay, so completely meaning of atom is not divisible. Okay, so not divisible. तो इसके बाद देखो जो ऐसा किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। ठीक है, तो हम लोग डाल्टन की थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, हम लोग एक बार उसको जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डाल्टन की थ्योरी का जो सबसे मेन जो पॉइंट था या कॉन्सेप्ट जो उसका था वो क्या था कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको हम उसने क्या कहा, एटम कहा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, सेकंड पॉइंट क्या कहा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, यानी कि उसको और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये किसने कहा था, डाल्टन ने। फिर इसने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट के जो सेम एटम या सेम एलिमेंट जो होते हैं उनके जो एटॉमिक मास होते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। और डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, बट जो डाल्टन थ्योरी है फिर वो भी फेल हो गई थी। हमने लास्ट लेक्चर में इसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो देखो नाउ डेज में अगर हम एटम की बात करें तो बताओ एटम जो है वो अब इनडिविजिबल है क्या, एटम इनडिविजिबल है क्या, नहीं। नाउ डेज में एटम को और स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा चुका है। ठीक है, किया जा चुका है ना, आप लोग पढ़ते हो एटम को डिवाइड किया। ठीक है, किस किस में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, तो atom is further divided in three particles या three part, which name is electron, neutron and proton. Okay, so these three particles are फंडामेंटल पार्टिकल। इनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। किसको, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। अब इनकी डिस्कवरी की बात करें तो तीनों जो पार्टिकल हैं, ठीक है, एटम में ही एटम को जो है डिवाइड किया गया और तीन पार्टिकल्स में उसे डिवाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इन पर चार्ज जो है वो क्या होता है, इनका जो मास होता है वो क्या होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनके लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सिंबल है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। सो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, फर्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ओके, now symbol of electron E. Okay, symbol of electron is E, and charge of electron and mass. साइंटिस्ट भी लिख देते हैं, पहले चार्ज के पहले हम लोग साइंटिस्ट के नेम लिखते हैं। ओके, charge and last is mass। ओके, तो फर्स्ट जो पार्टिकल है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ओके, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, द साइंटिस्ट नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, मीन्स माइनस। ओके, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, कौन, इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. The second particle is proton. The symbol of proton is P. Scientist name, तो डिस्कवरी जो की थी प्रोटॉन की वो की थी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साइंटिस्ट। ओके, नाउ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है ये। तो प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है, साइन डिफरेंस है बट वैल्यूज जो है दोनों की सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नाउ मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. The third particle of atom is neutron. The symbol of neutron is small n. The scientist name is neutron is James Chadwick. Okay, James Chadwick. Charge of neutron 0. Okay, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ना तो न्यूट्रॉन नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। सो दैट्स वाई जो एटम होता है, एटम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्या मानते हैं हम लोग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर चार्ज क्या होता है, दिस इज द पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव। सो क्या होगा, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। सो न्यूट्रल होगा एटम, ठीक है। एंड मास जो होता है 1.6758 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ओके, ये होता है न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। वैसे जनरली जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इक्वली हम कंसीडर कर सकते हैं, बट न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में मोर या सॉरी बिल्कुल लेस क्या होता है, थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो क्या होता है, बहुत कम होता है, किससे, प्रोटॉन से। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रोटॉन का जो मास है वो 2000 क्या होता है,
है मोर होता है या 2000 ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, साइंटिस्ट नेम आपको इसमें याद रखने हैं, मास की जो वैल्यू है वो आपको कंसीडर करनी है, और तीसरा जो चीज आपको याद रखनी है इसमें वो क्या है कि जो सिंबल है वो, और इसमें जो चार्ज होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से क्या करनी है, लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो it is clear. Now let me consider our next topic. Okay, तो next topic क्या है अब हमारा, देखो atomic structure. Okay, next topic is atomic structure. तो ये तो हमने एटम्स में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने क्या की, बात की, बट ये एटम में ये पार्टिकल्स जो हैं किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है एटम में, उसकी अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट जो है थ्योरीज हैं। ठीक है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या की, अपनी खुद की अलग अलग थ्योरीज दे दी। ठीक है, तो वो थ्योरीज ही हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम के जो है पार्ट की बात करते हैं, तो एटम में देखो 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है उसमें आउटर पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो न्यूक्लियस और सेकंड पार्ट होता है वहां क्या, आउटर पार्ट। ओके, तो देखो न्यूक्लियस जो होता है ना, एटम का न्यूक्लियस जो पार्ट है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, मास नंबर। क्या कहलाता है, मास नंबर। यह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मास नंबर को भी। ठीक है, तो वहां पर आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस आपको क्लियर हुआ, यानी कि न्यूक्लियस ऐसा पार्ट है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि एटम के न्यूक्लियस वाले पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, ओनली प्रोटॉन के पर चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, यानी कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तभी तो आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोग कभी भी एटम की जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं तो मिड में न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं, और आउटर पार्ट में जो है क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हो, आप लोग ड्रॉ करते हो ना इस तरह से। तो क्लियर हो गया न्यूक्लियस। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट। ओके, तो न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट होता है उस पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या फर्क है, आउटर पार्ट में वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की जो है चारों या सर्कुलर पाथ में चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको आउटर पार्ट इसका। तो ये हमने न्यूक्लियस एंड आउटर पार्ट की बात की। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आप डिस्कवरी ऑफ यानी कि कैथोड रेज। नेक्स्ट टॉपिक इज कैथोड रेज। कैथोड रेज, तो देखो कैथोड रेज की डिस्कवरी जो है वो कैसे की गई वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए या इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी डिस्कवरी करने के लिए जो जूलियस टूकर जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में लोअर टेम्परेचर पर क्या किया, जो गैस है ठीक है उसको फिल किया और वैक्यूम की कंडीशन पर
उस डिस्चार्ज ट्यूब पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। तो वोल्टेज की जो वैल्यू उसने अप्लाई की थी वो थी 10,000 वोल्टेज, ठीक है। 10,000 वोल्ट का यानी कि 10,000 जो है वोल्ट उसने वोल्टेज अप्लाई किया उस डिस्चार्ज ट्यूब पर, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड है यानी कि कुछ रेज जो है कैथोड से निकल करके कहाँ जाती है, यानी कि कैथोड से रिलीज होती है और एनोड की तरफ, या एनोड जो प्लेट है उस पर जो है वो क्या करती है, टकराती है, उससे उस पर चली जाती है, ठीक है। तो उसने ये क्या किया था, मेजर किया उसने, ठीक है। अब वो रेज जो है कैथोड से निकल रही थी, ठीक है। उसने क्या देखा कि जो रिलीज हो रही है रेज वो कहाँ से रिलीज हो रही है, कैथोड से रिलीज हो रही है। सो इसी रीजन की वजह से उसने उस रेज को क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज, ओके। क्या नाम दिया उसने, कैथोड रेज, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग कैथोड रेज की, तो देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की वो क्या थी कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, स्ट्रेट लाइन से ही निकल जाती हैं या पास आउट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि एनोड पर जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जाती है, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, देखो प्रॉपर्टी का, सेकंड पॉइंट कि कैथोड रेज जो होती हैं वो क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक जो प्लेट होती है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। अफेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, ओके। द थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट तो क्या स्ट्रेट लाइन में चली जाती हैं, स्ट्रेट अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और देखो जो ये साइंटिस्ट जो था जूलियस प्लूकर, उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो कैथोड रेज रिलीज हुई थी वो एनोड जो प्लेट होती है उसकी बैकवर्ड साइड पर जो है ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस जो है यहाँ से क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो फिर जब क्या किया साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो रेज थी वो कहाँ मूव करती हैं, एनोड प्लेट की ओर, ठीक है। यानी कि एनोड प्लेट की साइड पर या एनोड पर जो है ये क्या करती है, पॉजिटिव प्लेट पर जो है चली जाती हैं, उस तरफ से उसके पास जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो कैथोड रेज थी वो कैसी रेज थी, नेगेटिव, कैसी रेज थी, नेगेटिव रेज, यानी कि इनको जो है उसने फिर क्या कहा कि कैथोड रेज जो है वो कैसी है, नेगेटिव रेज है। उसके बाद देखो जो साइंटिस्ट था उसने इस जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने जब कैथोड रेज रिलीज हो रही थी तो एनोड पर जब पहुंच रही थी तो उसने पैडल व्हील इसकी ग्लास ट्यूब में अरेंज किया और पैडल व्हील रख दिया उसके पाथ में, ठीक है। तो जो कैथोड रेज पास हो रही थी, ठीक है, अब उसमें पैडल व्हील रखा तो पैडल व्हील क्या होने लगा, रोटेट होने लगा, ठीक है। तो रोटेशन हुआ उसका, तो उससे क्या प्रूव किया उसने कि जो कैथोड रेज है, ठीक है, या उनके जो पार्टिकल हैं तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास क्या है, मास है, क्या है, जिनमें मास प्रेजेंट है। तो मास होने की वजह से ही वो जो है पैडल व्हील वहां पर क्या होने लगा था, रोटेट होने लगा था, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा कि जब कैथोड रेज रिलीज होती हैं, ठीक है, तो आफ्टर रिलीजिंग वो किस पर जो है अटैक करती हैं या किससे कोलिड करती हैं, तो वो एनोड की जो मेटल होती है उससे क्या करती है, कोलिड करती है, ठीक है, यानी कि उससे टकराती है। तो टकराने के बाद वो क्या करती है, जो उसकी एनर्जी होती है
उसको ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि जो एनोड प्लेट थी वो क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी। ठीक है, तो वो उसको हॉट लगी थी या गर्म जो है वो हो गई थी। ठीक है, यानी कि उसने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी थी पार्टिकल की वो किस एनर्जी में चेंज हुई। पार्टिकल जब रिलीज हो रहे हैं, यानी कि ये रेस जो रिलीज हो रही है, अब रेस जा रही है तो उसमें क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल जब जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो गई, हीट एनर्जी में। तो उसने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या की थी, उसने बताई थी किसके लिए, कैथोड रेज के लिए। ठीक है, फिर देखो एक और पॉइंट जो है इसका कि ये गैसेस जो है क्या करती हैं, जो गैस इसमें फिल होती है उनको जो है क्या करती है, आयोनाइज कर देती है। ठीक है, तो आयोनाइज्ड हो जाती हैं जो गैसेस, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कैथोड रेज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, गैस की नेचर पर। ठीक है, यानी कि गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी, जैसे गैस की नेचर होगी उसी तरह से जो है कैथोडिक रेज जो है वो रिलीज होंगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ, यानी कि कैथोडिक रेज को क्या कहा था कि नेगेटिव रेज है, कैसी रेज है, नेगेटिव रेज है। सो इनको जो है बाद में जे थॉमसन ने क्या कहा कि इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, जे थॉमसन ने इन्हें क्या कहा बाद में कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो आप इसी में जो है एक टॉपिक और हम लोग या पॉइंट की तरह से डिस्कस करते हैं कि जो E/m होता है चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज इसको बोला जाता है। तो E/m जो है यानी कि चार्ज अपॉन मास। ठीक है, तो चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू होती है वो जे थॉमसन ने क्या की थी, पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, क्या कि उसने वैल्यू कैलकुलेट की खुद के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि मिलिकन जो साइंटिस्ट था, ठीक है, मिलिकन साइंटिस्ट ने अपने ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है E/m की करेक्ट वैल्यू क्या की, बताई। ठीक है, या करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, तो E/m की जो वैल्यू उससे मिली थी वो वैल्यू कितनी थी, 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर यूनिट। ये वैल्यू जो है मिलिकन साइंटिस्ट ने क्या की थी, बताई थी। E/m की वैल्यू इतनी होती है, किस एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चार्ज की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सी बुक में क्या है कि 8 को जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, इसको 5 को जो है 6 में कन्वर्ट कर लिया, तो 1.76 इंटू 10⁸ भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है, बट एग्जैक्ट जो वैल्यू से ऑब्टेन हुई थी वो वैल्यू है। नाउ देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये तो हमने कैथोड रेज की बात की थी। ठीक है, और इन कैथोड रेज को जे थॉमसन ने क्या कह दिया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से जो है जे थॉमसन ने क्या की, इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिस्कवरी की। नेक्स्ट हम लोग देखो किसकी बात करेंगे अब, एनोड रेज। एनोड रेज, तो एनोड रेज देखो क्या होंगी, इन एनोड रेज को यानी कि इनको जो है देखो केनाल रेज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, केनाल रेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट था, ठीक है, जब क्या हुआ, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिस्कवरी हो चुकी थी। उसके बाद गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने वापस से यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के और उसी एक्सपेरिमेंट को वापस से क्या किया, उसने रिवर्स वापस से उसको दोहराया या फिर से उस एक्सपेरिमेंट को किया। ठीक है, तो उसने जो है उस एक्सपेरिमेंट को किया तो वैक्यूम में ही वही सब कुछ उसने रखा कि वैक्यूम में लोअर प्रेशर पर जो है गैस ने फिल की और उसमें जो है हाई वोल्टेज अप्लाई किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज रिलीज होती है, यानी कि कैथोड से तो जो कैथोड रेज रिलीज होती हैं, ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा कि एनोड से भी कुछ रेज जो है रिलीज होती हैं। गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि कैथोड से तो रिलीज होती हैं रेज, बट एनोड से भी कुछ रेज जो है रिलीज होती हैं।
ठीक है। तो उन रेज को जो है इसने क्या नाम दिया, एनोड रेज। क्या कहा, एनोड रेज। क्लियर, ठीक है। और इन्हें इसने एनोड रेज नाम दिया। और इन रेज को केनाल रेज भी बोला जाता है, बिकॉज ये रेज जो है जनरली जो रिलीज होती हैं तो वो कहाँ से रिलीज होती हैं, होल से या फिर केनाल से रिलीज होती है। केनाल रेज जो है केनाल रेज हमने क्यों कहा, बिकॉज केनाल रेज इसलिए कहा क्योंकि ये होल से या केनाल से क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। अब इसने जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो जो है इसकी सेम थी कैथोड रेज की तरह, कि एनोड रेज जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। फिर फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करती है, जो गैस इसमें फिल होती है उस पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है इसकी इंटेंसिटी या इस रेज की, जो ये रेज जो है वो डिपेंड करेगी किस पर, जो भी इसमें गैस फिल होगी, ठीक है। यानी कि गैस अगर डिफरेंट है तो जो कैथोड रेज होंगी यानी कि गैस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखो वही सेम यहाँ पर भी इसने ऑब्जर्व किया। इसने भी क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब कंसीडर की थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब में यानी कि एनोड रेज के जो पाथ था उसमें उसने पैडल व्हील को क्या किया, रख दिया, ठीक है। तो पैडल व्हील को उसमें रखने पर वही वो रोटेट होने लगा, ठीक है। तो जब वो रोटेट होने लगा तो उससे उसने क्या बताया या क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनोड रेज होती है उनमें भी कोई ऐसा मतलब पार्टिकल्स है, यानी कि उसके जो पार्टिकल है उनमें क्या है, मास है, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ, जो पैडल व्हील है वो रोटेट होने लगा। तो ये जो है बताया किसने, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ। और एनोड रेज जो है एनोड से रिलीज हो रही थी इसीलिए एनोड कहा, ठीक है। फिर एनोड रेज पर जो है अब इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये रेज कहाँ मूव करती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ ये मूव कर रही थी, ठीक है, मूव करती हैं, ठीक है। तो कैथोड की तरफ मूव कर रही है तो उसने क्या कहा कि ये रेज जो है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और बाद में उसने इन्हें क्या कह दिया, प्रोटॉन कहा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो यह जो है हमने कैथोड के बारे में डिस्कस किया और कैथोड रेज एनोड रेज के बारे में, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे हम, एटॉमिक मॉडल या मॉडल ऑफ एटम। तो देखो एटॉमिक मॉडल जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एटॉमिक मॉडल जो दिया था, यानी कि एटम के बारे में जो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था वो जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था, जे थॉमसन ने। और इनके जो है मॉडल को क्या कहते हैं, मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या कहा कि स्फेरिकल जो है स्फेरिकल पूरा स्फेयर होता है, ठीक है। और स्फेयर जो है उसको तो उसने क्या किया, कहा कि स्फेरिकल पार्ट में जो है पूरे जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है वो क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वो रहता है स्प्रेड। और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, लेस या मोर इलेक्ट्रॉन जो है क्या रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। तो उसने ये बताया था, किसने, जे थॉमसन ने अपने मॉडल में। इस मॉडल को जो है कंपेयर किया गया प्लम पुडिंग, जो क्रिसमस की जो पुडिंग होती है उससे कंपेयर किया, ठीक है, जिसको प्लम पुडिंग बोला जाता है। कि जिस तरह से जो फ्रूट क्रीम होती है, ठीक है, यानी कि क्रिसमस की जो पुडिंग होती है, पुडिंग को उसने क्या मान लिया, पुडिंग को उसने मान लिया क्या, स्प्रेड जो न्यूक्लियस है वो, और उसमें जो चेरीज होती हैं उनको उसने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो ये मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने, ठीक है। दूसरा एक और जो है इसको प्लम पुडिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर इसको जो है वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, बिकॉज इसने क्या कहा कि जिस तरह से वाटरमेलन होता है उसका रेड पार्ट जो होता है, ठीक है, आप देख सकते हो रेड पार्ट जो होता है उसको, तो इसने क्या कहा ये न्यूक्लियस है जो कि पूरे स्फेरिकल पार्ट में स्प्रेड रहता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है जो वाटरमेलन में ब्लैक उसके जो सीड होते हैं उनको उसने इलेक्ट्रॉन की लाइक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड की लाइक क्या रहते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। तो ये मॉडल को क्या कहा जाता है? जे थॉमसन का मॉडल या मॉडल ऑफ जे थॉमसन, ठीक है। बट इस मॉडल में जो है इसकी कुछ ड्रॉबैक हैं, ठीक है, इसलिए ये मॉडल भी क्या हो गया था? फेल हो गया था, ठीक है। तो ये मॉडल क्यों फेल हुआ था? बिकॉज इस मॉडल में क्या हुआ कि इस मॉडल में क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? स्टैटिक मूवमेंट उसमें माने, यानी कि उनको जो है क्या माना गया कि वो कांस्टेंट है, यानी कि स्टेट में है, स्टैटिक माना गया। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो यहाँ पर तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो उनका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो है मूवमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कौन सा? जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है, क्लियर। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक रहा वो क्या रहा कि ये एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर देखो थर्ड जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है? इसने जो है स्प्रेड माना किसको? न्यूक्लियस को, जबकि न्यूक्लियस का जो मैक्सिमम पार्ट है ना वो होलो पार्ट है। कैसा पार्ट है? होलो पार्ट है, ठीक है। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से जो है इसका मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था, ठीक है। जे थॉमसन का मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खुद का मॉडल क्या किया? प्रपोज किया, ठीक है। तो सेकंड मॉडल कौन सा है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड मॉडल जो था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा? उसने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक जो है गोल्ड फॉइल लेकर उस पर जो है अल्फा पार्टिकल्स की क्या करा दी? स्कैटरिंग करवाई, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पर उसने क्या किया? स्कैटरिंग करवाई किसकी? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल होता है, ठीक है, यानी कि चार्ज्ड हीलियम होता है, ठीक है, जिसका जो है प्रोटॉन जो होते हैं उसमें 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, और जो मास होता है वो कितना होता है? उसका 4 होता है, यानी कि इसका मास नंबर 4 होता है, ठीक है, हीलियम का। तो हीलियम जो है उसकी उसने क्या करवा दी? उस पर स्कैटरिंग करवाई। किस पर? थिन गोल्ड फॉइल उसने कंसीडर की थी, उस पर स्कैटरिंग करवाई किसकी? हीलियम की, ठीक है। तो हीलियम की स्कैटरिंग कराने पर उसने जो है कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व उसने किया, तो क्या ऑब्जर्व किया उसने? तो देखो फर्स्ट जो है उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए थे? मतलब ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो थे वो तो क्या हो गए थे? इजिली पास आउट हो गए थे, यानी कि गोल्ड फॉइल का जो एटम है उससे क्या हो गए? इजिली पास आउट हो गए, ठीक है। तो उसने क्या बताया? इससे क्या कंक्लूजन निकाला उसने इस पॉइंट से कि जो अधिकतर पार्ट था वो कैसा था? होलो था, बिकॉज जो पार्टिकल है वो इजिली क्या हो गए? पास हो गए, ठीक है। तो पास हो गए तो यानी कि वो जो स्पेस होगा वहां पर, ठीक है, स्पेस अवेलेबल होगा तभी तो पास हो पाएगी कुछ भी चीज होगी, ठीक है। तो वहां पर स्पेस था, यानी कि एटम का कुछ पार्ट क्या होता है? होलो होता है, उसने ये कहा, ठीक है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन उसका क्या था कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो क्या हो गए? हाई एंगल से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? हाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। यानी कि क्या कहा उसने कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए? हाई एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। 2000 में से
हम ऐसे मान सकते हैं कि 2000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हुआ, 180 डिग्री के एंगल पर वापस रिटर्न हो गया था। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो गया था, रिटर्न हो गया था। इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम होता है उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट, सेंटर वाला जो पार्ट है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। बिकॉज रिटर्न कब होगी कुछ भी चीज, जब क्या हो, वहां पर कुछ ठोस या सॉलिड पार्ट अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि एटम का कुछ पार्ट या सेंटर वाला जो पार्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उसने निकाले थे किससे, अपने एक्सपेरिमेंट से। तो एटम की जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया उसने इजिली इससे। ठीक है, बट कुछ इसके भी कुछ क्या रह गए, ड्रॉबैक्स रह गए। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देखो इसके जो इसमें देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है इसने पार्टिकल्स की जो है क्या करवाई थी, स्कैटरिंग करवाई। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुआ उससे क्या एक्सप्लेन हुआ कि, तो एटम को के बारे में जो है इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया इसके बेसिस पे कि एटम जो है उसका जो है मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, होलो होता है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, जिसको इसने क्या कह दिया, न्यूक्लियस, की जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये इसने कंक्लूजन निकाल लिया और उसके बारे में बता दिया। बट अब देखो इसका ड्रॉबैक जो है वो क्या था, तो ड्रॉबैक क्या था इसका, ठीक है, रदरफोर्ड का, तो ड्रॉबैक था इसका कि इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सवेल के जो लॉ है, मैक्सवेल के जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों सर्कुलर पाथ पर मूव ही नहीं कर सकता, मतलब मूव करता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी अगर वो इमिट करता जाएगा यानी कि रिलीज करता जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी तो जीरो हो जाएगी और एटम जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉलिड करेगा डायरेक्ट किससे, न्यूक्लियस से, या न्यूक्लियस में वो क्या होगा, फेल डाउन हो जाएगा यानी कि गिर जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसको जो है यानी कि इस बात को जो है कौन नहीं एक्सप्लेन कर सका, था वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट मॉडल जो है बोर का मॉडल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, एटम का जो है क्या मीनिंग होता है वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो एक्सप्लेन किए यानी कि उनको डिस्कस किया। आफ्टर दैट क्या डिस्कस किया हमने, कैथोड रेज, एनोड रेज डिस्कस की कि उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई। आफ्टर दैट जो है मॉडल्स हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो उनमें से 2 मॉडल जे थॉमसन और रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर मॉडल। ठीक है, ओके, थैंक यू।